गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में आए हुए थे, इंडियन इकोनॉमी। और इस इंडियन इकोनॉमी आज देखेंगे हम लोग भारतीय वित्तीय बाजार, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट से संबंधित फैक्ट। तो देखते हैं। ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ किसका, तो फाइनेंस करते हैं, वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार तथा विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? मुद्रा बाजार से अगर आप लोन लीजिएगा तो उसका टाइम कितना होगा, देख लीजिए। अल्पकालिक का क्या होगा, 1 वर्ष से कम। विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? वह है लंदन मनी मार्केट। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो शेयर और डिबेंचर को। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 2008 में। कहाँ? तो भारत में, यानी एनएसई। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के होते हैं? तो पूंजी बाजार से जो प्राप्त ऋण होते हैं उनका अवधि दीर्घकाल का होगा तो 1 वर्ष से अधिक, और अल्पकाल का तो 1 वर्ष से कम। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती है? वे बॉन्ड कहलाएंगे। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? वह आरामको है, सऊदी अरब की पेट्रोलियम कंपनी। बुलिस और बियरिस अवधारणा किससे संबंधित है? यानी बुल एंड बियर की बात हो रही है। तो बुल मतलब तेजरिया होता है और बियर यानी मंदरिया, तो यह शेयर बाजार से संबंधित है। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना 1602 में, कहाँ? तो हॉलैंड यानी वर्तमान में इसका नीदरलैंड है, इसमें की गई थी। सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है? खुदरा विक्रय संगठन है सुपर बाजार। मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसारित करता है? तो कुशलता में विकास। और गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है? तो यह सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, किस रूप में कार्य करता है? तो यह कॉरपोरेशन विकास बैंक है यानी डेवलपमेंट बैंक के रूप में कार्य करता है। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किसने किया था? तो समर्थन करने वाले थे एडम स्मिथ व रिकार्डो जे के गलब्रेथ। और बाजार एक आर्थिक प्रकृति है। क्या है? तो आर्थिक प्रकृति है। यह किस ओर रुझान उत्पन्न करती है? तो यह उपभोक्तावाद की ओर रुझान उत्पन्न करती है। कौन? तो बाजार। कोई बाजार क्रेता बाजार यानी बायर्स मार्केट कब कहलाएगा? जब मांग से पूर्ति अधिक हो, तब वह क्रेता बाजार हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो अर्थव्यवस्था में निवेश को क्या होगा? तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ा देगा। कंपनी के डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो कंपनी के डिबेंचर धारक लेनदारों को कहा जाता है। भारत में विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो जीवी रामकृष्ण। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं उसको क्या कहेंगे? वे स्टैग कहलाते हैं, स्टैग हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन से क्या आशय है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन से क्या आशय है? इसका मतलब है कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? पूंजी विनिवेश के लिए। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 किससे संबंधित है? तो बड़ी कंपनी के स्टॉक सूचकांक से है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? ये तो हर कोई जानता है, मुंबई में है।
भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानी सेबी का मुख्यालय इसका भी मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, एलआईसी, जीआईसी तथा आईडीबीआई हैं। ये सब क्या है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लोग प्रवर्तक, इन लोगों का उसमें हिस्सा है। बीएसई ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है? तो 25। के आर वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में चलने वाले वृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है? तो वह है सेबी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम कब हुआ? 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? तो यह राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएसई की बात है, एनएसई। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। एक्सचुअरीज शब्द किससे संबंधित है? तो यह बीमा से संबंधित है, एक्चुअरीज। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ प्राप्त हो। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में है। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं और 364 के बाद होगा 65वां दिन, तो वह बॉन्ड हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं यानी हार्ड करेंसी की अनुपलब्धता से है। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा की स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 2000 की बात है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 1998-99 की बात है। आर.एन. मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? यह बीमा क्षेत्र से संबंधित है। साख नियम निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? तो वह क्रिसिल है और इसका समय कब है? स्थापना 1986। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है? तो जो संस्था की बात हो रही है तो सहयोग निधियों का नियमन कौन करेगा? तो वह सेबी करता है। सेबी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1992 में। और आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और यहाँ पर उसका नाम दिया हुआ है 3 और उनका स्थापना वर्ष है और मुख्यालय स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P। इसका स्थापना हुआ था 1860 में तथा पुनर्गठन 1941 में हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है यानी अमेरिका में है। मूडीज इसका स्थापना 1909 में हुआ और इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। फिच तो यह 1914 में स्थापित हुआ था, इसको स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय 2 जगह है, न्यूयॉर्क और लंदन में है। कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपोजिटरी रसीद, इंडियन डिपोजिटरी रसीद यानी रिसिप्ट IDR के रूप में सूचीबद्ध है? तो वह है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है? उसको कहते हैं सेंसेक्स। लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर को कब तक समाप्त करने की घोषणा की गई है? लिबोर को 2021 तक। लिबोर मतलब क्या होता है? लिबोर यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, लिबोर। ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है? तो याद कर लीजिए, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा। इरडा IRDAI का गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? मल्होत्रा समिति। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं? सेबी को सौंपी गई है। निक्की किसे संबंधित है? तो यह टोक्यो यानी जापान का स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है, चाहे इसको कहेंगे निक्की।
विश्व के प्रमुख देशों के संवेदी सूचकांक, यहाँ नाम देखिए, यह देश है, संवेदी सूचकांक का नाम है, किस देश से संबंधित है वह लिखा हुआ है यहाँ पर, और संवेदी सूचकांक का नाम, उसका सिंबल कहेंगे उसको। यहाँ देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका संवेदी सूचकांक है नॉसडॉक, और यहाँ फिर देखिए ब्राज़ील, तो इसका संवेदी सूचकांक का नाम है बोवेस्पा। ऑस्ट्रेलिया ऑल ऑर्डिनरीज, दक्षिण कोरिया कोस्पी, चीन संघाई कंपोजिट, सिंगापुर स्टेटस टाइम्स, फिर फ्रांस का CSE, जर्मनी का DAX, इटली का है MIBTEL, मिबटेल कहेंगे उसको, जापान का निकी, हांगकांग का हांगसेन, ब्रिटेन का FTSE। और पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। नाम याद कर लीजिए, ब्लू चिप यानी बहुत भीम का कंपनी। कर संरचना के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो देखते हैं, नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे ही कर यानी टैक्स कहते हैं। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? 24 जुलाई 1860 को, और इसलिए प्रत्येक 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो इनकम टैक्स डे, यानी 24 जुलाई आयकर दिवस। सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन कौन है? पहला यहाँ देखिए, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST 23% है, निगम कर 19%, और तीसरा है आयकर यानी लगभग 16%। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय। कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था? तो बिहार में 1938 की बात है। शराब पर उत्पाद कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा, तभी तो राज्य सरकार हटा भी देता है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो यह उत्पाद कर था, डिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? उसको कहेंगे कराघात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य कौन सा था? तो वह हरियाणा था 2005 में। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट का समावेशन कब किया गया था? तो 1996-97 में। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से भी छूट दे दी गई है। 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 2015 से 2020 के दौरान कितने प्रतिशत की सामान्य GDP समृद्धि दर का अनुमान लगाया था? तो 15 से 20 में 13.5%। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक संस्था है। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? तो KN राज समिति ने 1972 में दिया था। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुएटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 10 लाख रुपये। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? याद कर लीजिए, जेम्स विल्सन। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है, क्या कहलाता है? वह आय कर या तो डायरेक्ट टैक्स है। निगम कर किस पर लगाया जाता है? घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटाकर 15% तक कर दी गई है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? उसको सीमा कर यानी कस्टम ड्यूटी के रूप में जानते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो केलकर समिति। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उपकर यानी सेस लगा दिया जाता है। प्रायः सूत्र होइएगा डीजल पर और पेट्रोल पर लगता है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य उपकर क्या कहलाता है? सेस कहलाता है। टैक्स ऑन टैक्स। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये लोग इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर हैं। नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? तो डॉक्टर NK सिंह को। और व्यक्तिगत रूप से समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर
क्या कहलाता है, उसको कहेंगे सीन कर, सीन टैक्स। यह व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाए, जैसे कि बीड़ी जैसे सिगरेट, अल्कोहल आदि पर लगाया जाने वाला कर सीन टैक्स कहलाएगा। स्टाम्प शुल्क, तो स्टाम्प ड्यूटी का आरोपण केंद्र सरकार करती है तथा संग्रह एवं विनियोग राज्य सरकारें करते हैं। यानी लगाएगा कौन, केंद्र सरकार, वसूलेगा कौन, तो राज्य सरकार। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो, आय पर लगने वाला जो आय में वृद्धि हो रहा है आपका, उसी हिसाब से उस पर लगने वाला कर भी बढ़ जाए, उसको क्या कहेंगे, प्रगतिशील कर प्रणाली कहेंगे। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था, वर्ष 1994-95 में। वर्ष 2020-21 में केंद्रीय आय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान कितने प्रतिशत है, लगभग 7% है। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है, वह अधिभार यानी सर चार्ज कहलाता है। तो कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर अधिभार और किसी खास मकसद से लगाया गया तो वह शेष है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संस्थाओं में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है, तो 42% है। लेकिन 1% घटा लिया गया है, क्यों, 15वें वाले में, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी हो गया, पहले वह राज्य था। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं, तो कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना। मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था, तो उत्तर प्रदेश था। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है, तो यह कनाडा से हम लोग कॉपी किए हैं। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था, फ्रांस ने, वर्ष 1954 की बात है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 279A या तो 279A। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू है, 1 जुलाई 2017 से। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि जिन्हें नामित राज्य शामिल करे सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन को सफेद यानी वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह मनी लॉन्ड्रिंग करते कहलाती है, यानी पैसा की क्या हो रही है, मनी का धुलाई हो रहा है। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लगाया गया था, उसको कहते हैं एंजल टैक्स। कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है, गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल गार है। लैफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है, ये कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को, इसको कौन व्यक्त करेगा, लैफर वक्र, यानी कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को, यानी इतना भी कम न कर दीजिए कि आपका इनकम कर राजस्व कुल घट जाए, या इतना अधिक न कर दीजिए कि लोग दे ही न पाए, लोग भाग जाए, अवॉइड कर दे। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो प्रगतिशील कर की होती है। अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं, तो प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, तो यह प्रगतिशील कर की। भारत में मूल्यवर्धित कर की समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया, तो असीम दास गुप्ता समिति की अनुशंसा पर। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है, विवादित कर राशि का भुगतान करने से है, विवाद से विश्वास। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे RJ चिलैया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज CBDT का गठन कब किया गया था, तो वर्ष 1963 में। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, रैमसे, याद कर लीजिए, रैमसे सीधे लिखा हुआ है। अनुत्पादक कर किसे कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर को अनुत्पादक कर कहते हैं। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, F1 सीमेंस ने 1918 में, F1 सीमेंस ने 1918 में। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है, तो यह प्रगतिशील करारोपण है।
समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? उपकर एवं अधिभार यानी सरचार्ज की बात हो रही है। भारत में संपदा कर एवं संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रोफेसर केल्डार ने। केलकर समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से है। मूड वैट तथा सैन वैट किससे संबंधित है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। मूड वैट तथा सैन वैट। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? तो यह बिक्री कर के स्थान पर लागू हुआ था। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब आरंभ किए गए थे? तो यह 2005-06 में आरंभ हुआ था। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या यानी पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या TIN प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? प्रोफेसर राजा जे चलैया समिति ने। बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित कर को पाइगोबियन टैक्स कहते हैं। बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर जो आरोपित टैक्स होगा उसको पाइगोबियन टैक्स कहेंगे। याद कर लीजिए, पाइगोबियन टैक्स। अब हम लोग बजट एवं राजकोषीय नीति के बारे में कुछ याद करते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेख पत्र होता है? इंस्ट्रूमेंट है। तो यह सरकार की राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी है। भारतीय बजट का प्रणेता यानी फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को माना जाता है। जेम्स विल्सन। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? 18 फरवरी 1860 को। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 112 में। बजट नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? RK सन्मुख शेट्टी के द्वारा। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो ब्याज भुगतान है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला इंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में पेश किया था। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया? तो वर्ष 2017-18 के बजट में। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था भाई? तो राजीव गांधी का नाम याद कर लीजिए। शून्य आधारित बजट है, इसका जनक यहाँ देखिए पीटर ए फायर को माना जाता है। सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 में भी अपनाया गया और भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? विवेक देवराय समिति ने। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है अब तक? तो उनका नाम है मोरारजी देसाई। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेवार है या कौन उत्तरदायी है? तो वित्त मंत्री हैं। सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या क्या हैं? तो संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो राजकोषीय घाटे का योगदान होता है, यानी खर्चा ज़्यादा इनकम कम। वर्ष 1920-30 की वृहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने। इन्होंने क्या कहा भाई? जोर से धक्का लगाओ, मतलब सरकार पैसा दे।
भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति यानी लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? बीपी सिंह द्वारा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 2003 में पारित किया गया था। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? तो केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति तो घरेलू उधार से, पैसा उधार ले लिया जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट भारत में कब पारित किया गया? 2003 में पारित किया गया था। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए, प्राथमिक घाटा है उसमें ब्याज का जो भुगतान है उसको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? तो राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है क्या कहलाता है? राजस्व व्यय है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। कौन? तो सुखमय चक्रवर्ती समिति। केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या होगा? सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा, फिर उससे छोटा आगम घाटा और सबसे छोटा प्रारंभिक घाटा होता है। निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? निर्विक योजना यह उच्चतर निर्यात ऋण वितरण है। निर्विक, उच्चतर निर्यात ऋण वितरण योजना निर्विक। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? यानी राजकोषीय घाटे में से हम ब्याज भुगतान को हटा देंगे, घटाने पर जो प्रतिफल बचेगा वह घाटा तो वह आपका प्राथमिक घाटा है। रियल घाटा इतना है भाई, क्योंकि लोन तो आप लिए ना थे, लोन तो पहले वाले ले लिए। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो, 1 रुपया इनकम है, खर्चा हो गया 1.5 रुपया, घाटा हो गया कितना? 0.5 रुपया, तो यही राजस्व घाटा है। सिंपल। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान यानी ग्रांट को घटाने से क्या प्राप्त होता है? तो उसको कहेंगे प्रभावी राजस्व घाटा। कहीं हम लोग प्लांट बैठा रहे हैं, पुल बना रहे हैं, तो ये सब क्या है? तो ये सब पूंजी परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है, इसके लिए पैसा लग रहा है। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को नीति कटौती प्रस्ताव कहते हैं, यानी पॉलिसी कट। मतलब किसका पॉलिसी कट? तो सरकार का जो नीति है उसके खिलाफ है, मोशन लाया जाता है। सिंपल सी बात है। भारत में यहाँ देखिए परिणामोन्मुख बजट यानी आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 2005 में। वित्तीय वर्ष 73-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? 73-74 के जो बजट था उसको कहा गया ब्लैक बजट। शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्यास्त बजट यानी सनसेट बजट। मतलब कि 1 साल इसका लिए टाइम फिक्स हो गया, अगली बार जब बजट नया शुरू होगा तो इसके बारे में पूरा इसको पहले वाले को 0 मान लिया जाएगा। चलो भाई तुम्हारा समय खत्म, फिर से नया से विचार होगा। जमा बीमा, यहाँ तक जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी DICGC को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 5 लाख रुपया। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार और उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? तो वित्त विधेयक के जरिए। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर यानी कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? तो 15%। किस वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहा गया? उसको सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। कहाँ? तो किसी वित्तीय वर्ष में जो बजटीय व्यवहार में घाटा हो गया, किसको? तो सरकार को राजकोषीय घाटा लग गया, तो उसकी पूर्ति होगा, बैलेंस तो 0 करना है। तो आंतरिक यानी देश के अंदर और बाह्य यानी बाहरी देश से या बाहरी कंपनी से लोन लिया जाएगा, ऋण लिया जाएगा, उसी को सार्वजनिक ऋण है। केंद्रीय बजट 2020-21 की विषय वस्तु किस उद्देश्य पर केंद्रित है? तो जीवन को सरल बनाने यानी ईज ऑफ लिविंग पर आधारित है। बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 14 से 19 के दौरान
भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना रहा? तो 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट के दौरान लाभांश वितरण कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। बजट 2020-21 के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर यानी संरक्षण संस्थानों के विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 का है। बजट 2020 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 69,000 करोड़ रुपया। राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? तो 1936 से। वित्तीय वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट का अंश कितना रखा गया है? रक्षा बजट तो 3.37 लाख करोड़ रुपया। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय तथा अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्राउडिंग आउट प्रभाव। सरकार खर्च बढ़ा दिया तो सरकार ही खर्च कर देगा तो जो प्राइवेट आदमी को क्या बचेगा? कुछ ना बचेगा। यही है क्राउडिंग आउट प्रभाव। किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था? सबसे पहली बार तो 11-12 के बजट की बात है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? तो बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण के माध्यम से। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो करों में वृद्धि कर दिया जाता है। और मंदी है तो कर बढ़ाइए भाई। और वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थिर था? दर तो 3.5% था। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? तो 31 मार्च 1997 को। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। किसको? तो जॉन मथाई को। आगे देखेंगे हम लोग अब कृषि एवं संबंध क्षेत्र से आने वाले क्वेश्चन। तो देखते हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से है। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? यह राज्य सूची के अंतर्गत यानी 7वीं अनुसूची में है और राज्य सूची का विषय है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह नागालैंड में है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो प्रोफेसर ML दांतवाला याद कीजिए। और कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP कब किया गया था? 1985 में। कृषि मूल्य आयोग यानी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 में की गई थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय स्थित है तो यह नई दिल्ली में है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या 20 है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना % है? 17.4% है। भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? तो भारत में के कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ यानी सबसे अधिक लोन कौन देता है? तो वाणिज्यिक बैंक यानी शेड्यूल बैंक, फिर सरकारी बैंक, उस तीसरा स्थान आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CSCP द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? 2 बार, रबी और खरीफ फसल की बुआई से पहले। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? नेफेड है। भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। कितना? लगभग 60%। बजट 2020-21 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य रखा है 15 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया था। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट यानी NAARM कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें यानी कमर्शियल क्रॉप्स सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो यह वर्ष 2008 की बात है। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाता है। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम का जोत है उसको कहेंगे सीमांत जोत।
गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना यानी फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वर्ष 1970 में की गई थी और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना यानी कृषि की गणना, याद कीजिए, संपन्न कराई जाती है प्रत्येक 5 वर्ष पर। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? कर्नाटक द्वारा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के वर्ष 2019 यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में भूमि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? तो 57.8%। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है? तो विश्व बैंक के द्वारा होता है। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया था? किस किस के लिए? तो चाय, कॉफी, रबड़ और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 2007-8 में। कृषि लागत और कीमत आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी CSCP वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के अंतर्गत 22 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है, किंतु ये 24 फसल पर लागू है। 2 कौन कौन है? एक है नारियल का कोपरा और एक गन्ना। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड किससे संबंधित है? तो यह कृषि विपणन से संबंधित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान इंडियन पैस्चर एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह झांसी में है। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? तो अधिप्राप्ति मूल्य यानी प्रिक्यूरमेंट प्राइस। किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस यहाँ देखिए कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात है। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण तथा और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? भारतीय खाद्य निगम यानी FCI। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। दीर्घकालिक कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक के द्वारा। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 14.01 करोड़ हेक्टेयर। भारत की औसत फसल गहनता यानी एवरेज क्रॉप डेंसिटी लगभग कितनी है? तो लगभग 139%। भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2022 तक। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो यह 2011-12 में शुरू हुआ था। जनसंख्या का दबाव, प्रक्षरण, बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में है। कृषि उत्पाद में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। राष्ट्रीय विशेष कृषि जोत या कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। कृषि उत्पादन के मूल्य में नकदी फसलों का योगदान कितने % है? लगभग 40% है। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो यह गेतल सूद कहाँ है? तो रांची में है गेतल सूद। कुछ प्रमुख कृषि संस्थान हैं और स्थान यहाँ देखिए। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है।
भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में है यानी गुजरात। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल यानी हरियाणा में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान यह कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तो कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान तो यह कुर्ग है कर्नाटक में। और कॉफी अनुसंधान केंद्र यह चिकमंगलूर है, यह भी कर्नाटक में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान तो यह बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान तो यह फरीदाबाद यानी हरियाणा में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद यानी हरियाणा में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान तो हैदराबाद यानी तेलंगाना में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर यानी राजस्थान में है। और केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म तो यह हैसरघट्टा में है। तो यह हैसरघट्टा कहाँ है? कमेंट कीजिएगा। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म हैसरघट्टा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान तो यह अल्मोड़ा यानी यूके उत्तराखंड में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान में है। लघु किसान व्यापार संघ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद यानी यूपी में है। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरीज पुणे यानी महाराष्ट्र में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान, पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान यहाँ था पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता। और पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान यह बेंगलुरु में है कर्नाटक में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान यह जालंधर पंजाब में है। पशु चिकित्सा जैविकी सिंपल इतना ही तो यह गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची झारखंड में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर 2.1% थी, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था? 2.71%, आशा से भी अधिक हुआ था। अब हम लोग उद्योग क्षेत्र से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे, देखते हैं। व्यवसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहते हैं। यह ऐसी व्यवसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता है? तो कृषि क्षेत्र का। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा दी जाती है सूचना प्रौद्योगिकी को। भारत के किन 8 उद्योगों को मूल उद्योग यानी कोर इंडस्ट्रीज कहा जाता है? तो याद कीजिए, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट, तैयार इस्पात। इतने सारे ऐसे क्या भारत के कोर इंडस्ट्रीज हैं। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो विद्युत उत्पादन का होता है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड किससे संबंधित है? यह रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है। औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? तो 6 कौन? कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योग आते हैं। बजट 2021 के में सरकार ने उद्योग क्षेत्र, व्यापार और निवेश पर कितनी राशि का आवंटन किया है? तो 27,300 करोड़। भारत में लघु स्तर यानी स्मॉल स्केल का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? तो वह है हथकरघा यानी हैंडलूम इंडस्ट्रीज। कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? तो अविधत पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन से क्या आशय है? कि निजी क्षेत्र को स्वामित्व दिया जाएगा और प्रबंधन का हस्तांतरण हो जाएगा। भारत में मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में विकास लाना है। वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना है। सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना, किसका लक्ष्य? राष्ट्रीय निवेश निधि का। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2000 में। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा क्षेत्र है?
याद कीजिए यमुनानगर, गुवाहाटी तथा बल्लारपुर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, तो एक शेर है उसका। और आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन टैक्स इवेजन पर प्रतिबंध लगाना है। कर का चोरी कर लेते हैं उसकी बात हो रही है। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी, तो आबिद हुसैन समिति ने। किसने, तो आबिद हुसैन समिति ने की थी। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है, उत्पादक राज्य, तो मिल निर्मित कपड़ा मिल के द्वारा तो गुजरात है। प्रधानमंत्री मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य देख लीजिए, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। और भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या था, तो उद्योग अधिनियम 1951। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। और स्वतंत्रता पूर्व लौह इस्पात केंद्र, ये लौह इस्पात के कारखाने स्थापित हुए थे, जैसे कुल्टी पश्चिम बंगाल में सबसे पहले 1870 में, फिर साक्ची और हीरापुर, साक्ची झारखंड में था 1907 में, और हीरापुर पश्चिम बंगाल में 1908 में, भद्रावती कर्नाटक में 1823 में, 1823 में भद्रावती कर्नाटक में, ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं हो गया, 1923 होगा, और बर्नपुर पश्चिम बंगाल 1937 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो दिसंबर 2009 से। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है, तो वह कपड़ा उद्योग है। भारत की सिलिकन घाटी की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, तो बेंगलुरु को सिलिकन घाटी की संज्ञा दी गई है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था, तो राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना हेतु। वर्ष 1991 में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन तथा भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी, तो नरसिम्हा राव सरकार द्वारा, वह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। सूक्ष्म माइक्रो, लघु स्मॉल एवं मीडियम, सूक्ष्म माइक्रो लघु स्मॉल मध्यम यानी मीडियम विकास यानी डेवलपमेंट अधिनियम यानी एक्ट कब पारित किया गया था, तो वर्ष 2006 में। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था, तो यह भारत में बनाया गया था। इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ है एक सीमा से अधिक है, उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% कहाँ खर्चा करना पड़ेगा, तो CSR में नीति पर खर्च करना होगा। CSR नीति यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा किया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता हुआ है, कपड़ा उद्योग। भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है, रोजगार के अवसर में वृद्धि के लिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार वर्ष को 2004-05 से बदल दिया गया और नया आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा, तो हथकरघा उद्योग है। वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति गठन किया गया था, तो SBS राघवन। प्रतिस्पर्धा नीति SBS राघवन। भारत में उदार औद्योगिकरण नीति किस वर्ष अपनाई गई थी, 1991 में अपनाई गई थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है, तो मासिक आधार पर। वे उद्योग जो कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं, तो कुटीर उद्योग कहलाएंगे। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, आर्थर C क्लर्क को।
और मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से, मीरा सेठ समिति। असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अर्जुन सेन गुप्ता थे, अर्जुन सेन गुप्ता, असंगठित सेक्टर। सत्यम समिति का संबंध किससे है? सत्यम समिति वस्त्र नीति, सत्यम समिति वस्त्र नीति। भारत में राजस्व वित्त निगमों में मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी जाती है? तो भारत में राज्य वित्त निगम ये मुख्य रूप से किसके विकास में के लिए हैं? तो मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? भारत पर्यटन विकास निगम, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी ITDC। नायक समिति किससे संबंधित है? तो लघु उद्योगों से संबंधित है। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को माना जाता है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? सी रंगराजन समिति। किस वित्तीय वर्ष से जिससे सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ था? तो यह 1991-92 से सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट आरंभ हो गया था। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल किससे संबंधित है? वायुयानों के उत्पादन से। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु। स्वतंत्रता पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र, यहाँ तक कि संयंत्र का नाम, स्थापना वर्ष और सहयोगी देश। तो राउरकेला जो उड़ीसा में है, यह 1955 में अस्तित्व में आया। यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, स्थापना 1955 में पूर्व सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, यह भी 1955 में स्थापित हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो झारखंड में 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था। और यहाँ देखिए, भारत का सबसे प्राचीन या सबसे पहला उर्वरक कारखाना कहाँ है? जो सिंदरी यानी बिहार में था, अब तो झारखंड में है। यह 1951 में इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो क्या देखेंगे? गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित कुछ फैक्ट जानेंगे। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।